विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। मैं वी.डी. सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 10.3 और इसमें चर्चा है वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। यानी हम पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो यहाँ पर देखें हम बहित मल का उपचार। बहित मल का उपचार मतलब सुबह हम मल त्याग जाते हैं और उसके बाद में वो सारा का सारा मल पदार्थ और गंदगी सारा का सारा पानी में बह करके गटर लाइन में चली जाती है। लेकिन यदि ये गटर लाइन में ऐसी की ऐसी पड़ी रहे या बड़ी बड़ी नदियों में पहुंच जाए तो नदियों में प्रदूषण हो जाएगा। अगर इनको सड़ाया न जाए तो, इनका ट्रीटमेंट न किया जाए तो बदबू आती रहेगी, बदबू ख़त्म नहीं होगी और चारों तरफ इसी तरह के पदार्थ दिखाई देंगे। इसीलिए शहर एवं नगरों का दूषित पानी सीधे नदी तालाब में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित होता है। इसलिए इसका उपचार करना जरूरी होता है। अतः नदी या झरने में डालने से पहले इसे उपचारित करना अनिवार्य है। हम उपचारित कैसे करेंगे? उपचारित करने के लिए इसमें 3 चरण हैं: प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। तो सबसे प्राथमिक उपचार कौन सा है? भौतिक उपचार। भौतिक उपचार का मतलब क्या होता है? भौतिक रूप से इन द्रव्यों को अलग करना, क्योंकि गंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े, कोई बोतल टूट जाए या पैरों से मिट्टी चिपक के आ जाए घर में, वो सब मिट्टी के कण, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें पानी के अंदर मिल जाती हैं। और साथ में टॉयलेट में से मल पदार्थ भी। इन सारी की सारी पदार्थों को अलग अलग चरणों में सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है और इन्हें उपचारित करना पड़ता है। तो सबसे पहले बहित मल में से छोटे कणों को निस्यंदन या अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग किए जाते हैं। निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन, यानी कि छान कर। और छानेंगे कैसे? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के पास, आपके घर में बाथरूम के अंदर या बाहर चौकड़ी पर एक जाली लगी रहती है। वो जाली स्टील की या कोई भी तरह की हो सकती है। उस जाली में से पानी तो नीचे निकल जाता है, लेकिन कंक्रीट, कांच के टुकड़े या कोई अन्य छोटे टुकड़े ऊपर ही रह जाते हैं और वे पानी में नहीं जाते। यानी कि हमने फिल्ट्रेशन यहाँ कर दिया। नंबर 1, यहाँ पर ये देखिए मैंने चित्र बनाया है। यहाँ पर घर में से पानी जब जाता है गटर लाइन में तो सबसे पहले जाली के थ्रू जाता है। यहाँ पर एक जाली लगी रहती है स्टील की, छेद वाली। इसमें से ये छोटे छोटे टुकड़े बाहर रह जाते हैं, केवल पानी और मलमूत्र आगे निकल जाता है। अब मलमूत्र आगे निकल जाने के बाद अब मान लीजिए इस जाली में जो छेद थे वो लगभग 2 mm जितने थे। तो 2 mm जितने पदार्थ तो कण निकल जाएंगे आगे। 2 mm जितने कण के आकार के जो कण हैं वो बाहर निकल जाएंगे, छन गए। ये देखो यहाँ पर। तो अब इनका क्या करें? ये द्रव्य यहाँ आएंगे, तुरंत ही घर के आगे गटर लाइन में कुछ मेन होल होते हैं, गटर का खड्डा। ये खड्डे इस तरह के होते हैं, नीचे की तरफ गहरे होते हैं और ऊपर की तरफ पाइपलाइन लगी रहती है। पाइपलाइन से आगे की तरफ तो जाएगा, लेकिन यहाँ सारा पानी पहले यहाँ गिरेगा। तो जब पानी यहाँ गिरेगा तो इसके अंदर यहाँ छोटे जो कण थे जो यहाँ पर छन नहीं पाए थे वो सब ये नीचे आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। यानी कि ये हो गया अवसादन। अवसादन के द्वारा छोटे कद के कण खड्डे के अंदर जमा हो जाते हैं। अब बचा तीसरा पदार्थ बहित मल। बहित मल तो तैरता रहता है पानी पर और तैरते तैरते पानी में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते ही ये दूसरे खड्डे में चला जाएगा और दूसरे खड्डे में जाकर के यहाँ फ्लॉक्स बनाएगा। ये पानी के ऊपर तैर रहा है मल पदार्थ, क्योंकि कंक्रीट वगैरह तो चली गई। यहाँ बहित मल बचा। बहित मल यहाँ पर इकट्ठा हो गया, पानी के ऊपर तैरने लगा। जब पानी के ऊपर ये तैरने लगता है तब इसमें यहाँ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह इसको डाइजेस्ट करते हैं, जिन्हें स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, जो इस कचरे को, मल पदार्थ को सड़ा करके ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद आगे की ओर जाते हुए ये पदार्थ अगले खड्डे में चला जाता है और अगले खड्डे में जाकर यहाँ इसे एयर दी जाती है और इससे इसे और अधिक साफ कर दिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। जहाँ एनारोबिक स्लज डाइजेशन, एनारोबिक मतलब सूक्ष्म जीव ऐसे जो ऑक्सीजन के बिना ही डेवलपमेंट करते हैं, अपनी
संख्या में वृद्धि करते हैं और पूरे के पूरे मल पदार्थ को सड़ा करके खत्म कर देते हैं और इसे फिर द्वितीय उपचार के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये द्रव्य यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ पर ये फ्लॉक्स बन गया है, यहाँ पर एयर दे करके इसको शुद्ध कर दिया गया है। अब ये द्वितीय उपचार के लिए तैयार है। द्वितीय उपचार क्या है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैविक विघटन। प्राथमिक बहिर्स्राव को बड़े वायु टैंकों में गुजारा जाता है एवं हिलाया जाता है। इसमें से वायु प्रवेश कराई जाती है जिसमें वायवीय सूक्ष्म सजीवों की प्रबल संख्या बढ़ जाती है। कवक तंतु से जुड़ जाते हैं, जीवाणु तैयार हो जाते हैं। यह रचना कार्बनिक पदार्थों को उपयोग कर कम कर देती हैं। ये जो बैक्टीरिया और कवक का जो संयोजन है वो कार्बनिक पदार्थ यानी कि मलमूत्र में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, इन कार्बनिक पदार्थों को यूज़ करके इन्हें कम कर देते हैं। यह बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ेगी, अर्थात ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। जितना पानी शुद्ध उतना बीओडी कम होगा और जितना पानी गंदा उतना ही बीओडी ज़्यादा होगा। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब मांग। पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो डिमांड ज़्यादा हो गई। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दें, उसे बीओडी कहते हैं। पानी की शुद्धता का मापन बीओडी द्वारा किया जाता है। 1 या इससे कम होना चाहिए पीने योग्य पानी में। पीने योग्य पानी की बीओडी 1 या इससे कम होनी चाहिए। बीओडी कम करने के बाद बहिर्स्राव को निस्यंदन टैंक में भेजते हैं, यानी कि सेकंड ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में से निस्यंदन टैंक में भेजते हैं। यहाँ पर निस्यंदन होता है जहाँ फ्लॉक्स उसे अवसादन में परिवर्तित करता है। फ्लॉक्स मतलब पानी के ऊपर गंदगी तैर जाती है, जिसे सड़ाने का काम करते हैं। यह अवसाद सक्रिय आपंक कहलाता है, जिसका उपयोग अवायवीय आपंक संचित यानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ASD का पुनः उपयोग किया जाता है। इस दौरान मीथेन, H2S, CO2 ये 3 गैसें निकलती हैं जिन्हें बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस के नाम से जानी जाती हैं। द्वितीय उपचार के बाद पानी को नदी में छोड़ सकते हैं, यानी कि अब यह पानी में छोड़ने लायक, नदी में छोड़ने लायक बन जाता है। इसी तर्ज पर यहाँ 2 प्लान दिए गए हैं, एक गंगा एक्शन प्लान और दूसरा यमुना एक्शन प्लान। इनके अंदर पानी डालने से पहले इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, यानी कि बायोगैस के निर्माण में सूक्ष्मजीव क्या करते हैं। बायोगैस मतलब जैविक गैस एक तरह की जो कई सारे कामों में आती है, गोबर में से प्राप्त किया जाता है, इसलिए गोबर गैस भी कहते हैं। ये गैस में CH4, H2S और CO2 होता है। अगर कभी इसका बंधारण पूछे कोई कि बायोगैस का बंधारण क्या है, तो बंधारण का मतलब होता है उसमें क्या क्या आता है। तो ये बंधारण है बायोगैस का बंधारण। गोबर एकत्र करते हैं जिसमें सेलुलोजीय पदार्थों का अवायवीय रूप में रूपांतरण करते हैं और इसको करने के लिए काम करते हैं बैक्टीरिया मैथेनोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया सड़े गले पदार्थ को बहिर्मल उपचारित करता है। जीवाणु पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। रूमेन उनके गोबर में भी ये निष्कासित होते हैं। गोबर गैस निर्माण एक संयंत्र में होता है जो एक खड्डे के रूप में, टैंक के रूप में 10 से 15 फीट का गड्ढा होता है, जिसे गोबर भरकर सूक्ष्मजीव सक्रिय कर टैंक में गैस बनाते हैं। एक टैंक होता है RCC का जो लगभग 10 से 15 फीट गहरा होता है और इसी कारण से ये गैस बनाने का काम करता है और उसके अंदर भर जाती है गैस। इस गैस का उपयोग रसोई में बर्नर जलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, गैस जलाने के लिए किया जाता है। इसका चित्रों में मैं दिखा देता हूँ अभी।
ये देखिए, ये खड्डा है, ये गैस ऊपर जा रही है, यहाँ से गोबर डालते हैं और गोबर डाल करके ये खड्डे में आ जाता है। इसके ऊपर ये सिलेंडर है जो इसको प्रेशर रखता है। जैसे जैसे गैस इसके अंदर भरती जाती है ये ऊंचा उठ जाता है और यहाँ स्लज जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो बाद में बचता है वो। यहाँ पर इसके सड़न के कारण यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं मैथेनोबैक्टीरियम, वो इस गोबर को सड़ाते हैं, इसे स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, जिससे गैस बनती है और गैस रसोई के लिए चली जाती है। इस तरह का खड्डा। नेक्स्ट है विद्यार्थी मित्रों, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण मतलब सूक्ष्म कीटकों जो रोग उत्पादन करते हैं। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रक कहलाता है। यानी कि हम एक सूक्ष्म जीव को मारने के लिए दूसरा सूक्ष्म जीव उपयोग में लें या एक कीड़े को मारने के लिए दूसरा कीड़ा उपयोग में लें तो उसे जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो इंसेक्ट होते हैं हमारे घर को ख़राब करते हैं, फसल को ख़राब करते हैं, उनके ऊपर अगर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर दिया जाए, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हें डिजीज कर दिया जाए तो वो रोगों से निजात पा सकते हैं। रासायनिक कीटनाशक एवं पीड़कनाशक के स्थान पर इसका उपयोग किया था। क्यों? क्योंकि रासायनिक कीटनाशक शरीर और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, हमारे शरीर में एलर्जी प्रेरित कर सकते हैं। पहले कीटनाशकों का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता था, BSC, DDT आदि पदार्थ के रूप में, लेकिन आज इनका उपयोग कम परंतु जैविक नियंत्रण के रूप में सजीवों का उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। खरपतवार यानी फसल में उगे हुए कुछ अन्य प्रकार के पौधे। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। प्रकृति पर भक्षण, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव या जीव पीड़क या अन्य रोग कारक जीवों को नष्ट करते हैं, तब उन सूक्ष्म जीवों का सजीवों को प्राकृतिक परभक्षी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, आप लोगों ने एक देखा होगा ऊपर ड्रैगन फ्लाई जो हवा में उड़ती रहती है, ऊपर किसी भी बगीचे में जाएंगे वहाँ उड़ती हुई दिखाई देगी, जिसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। वो ऊपर से ऊपर ही बहुत सारे मच्छर और बहुत सारे ऐसे कीटकों को खा जाती है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि पीली सरसों जब फूलती है तब उस समय पर मच्छी, छोटे छोटे सूक्ष्म कीटक उड़ते हैं हवा में, जो कभी कभी हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उन सारे सूक्ष्म कीटकों को वो कीटक जो हेलीकॉप्टर है, जो ड्रैगन फ्लाई है, वो मार डालती है। तो ये एक प्रकार का जैव नियंत्रण हुआ। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ऑर्गेनिक खेती के लिए जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया जाता है। ये सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों का विकसित करने में सहायता करते हैं। ऐसे बहुत सारे कीटक हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर छिपकली, घर में जो देखी होगी आप लोगों ने, छिपकली क्या करती है जानते हो आप लोग? छिपकली छोटे छोटे कीटकों को दीवार पर से, लाइट के पास से कीड़ों को मार के खा जाती है। अगर वो छिपकली ना हो तो वो कीड़े सारे के सारे हमें परेशान करते रहेंगे। तो वो भी एक जैविक कीटनाशक है। अगर हम उन कीड़ों के लिए दवा स्प्रे का इस्तेमाल करें तो वो स्प्रे हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर इस तरह से छिपकली और दूसरे कुछ कीटक हैं, जैसे कि आप लोगों ने मकड़ी देखी होगी, मकड़ी भी जाला बनाती है। किसके लिए मकड़ी जाला बनाती है? हमको मारने के लिए थोड़ी बनाती है, हमको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाती है। लेकिन मकड़ी जाला बना करके छोटे छोटे कीटकों, मक्खी और मच्छरों को मार करके खा जाती है। हमारे लिए तो अच्छी है, जैविक कीटनाशक के रूप में है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं ऑथेंटिकली। भृंग बीटल, लाल काली धारी वाला तथा ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिड्स और मच्छरों से छुटकारा दिलाते हैं, यानी उनको खा जाते हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बेसिलस मतलब थुरिजियंसस यानी कि बीटी, शॉर्ट में कहते हैं इसे बीटी का उपयोग किया जाता है। यानी कि उनके कैटरपिलर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पत्ता गोभी, फ्लेवर, बटाना इत्यादि के अंदर जो ईयड़ हो जाती है, वो दरअसल तितली का बच्चा होता है। उस तितली के बच्चे को मारने के लिए दो तरह के उपाय हैं। या तो हम दवा डाल दें उसके ऊपर केमिकल तो मर जाएगा, या फिर हमें जैव नियंत्रण करना पड़ेगा।
उसको दूसरे कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा मारना पड़ेगा। अगर हम उस कपास के पौधे के अंदर या बैंगन के पौधे के अंदर ही ऐसा कुछ डाल दें जीन जो जहरीला बन जाए, तो उन कीटकों को ऐसे ही सीधे सीधे मारता रहेगा। उसी को कहते हैं बीटी कॉटन, जो 11वें 12वें चैप्टर में तुमको पढ़ने को विस्तार में मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है सरसों, ब्रसिका तथा फल वृक्षों की पत्तियों को खाने वाले लार्वा को मारने के लिए शुष्क स्पोर बीजाणु का छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में जाता है, टॉक्सिन बनता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है, कीटों का नाश हो जाता है। इसी तरह बीटी कॉटन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें टॉक्सिन जीन पाए जाते हैं। इसकी जानकारी 12वें चैप्टर में देंगे। अनेक पादपों में जैव नियंत्रण के रूप में ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग किया जाता है। यह जीवित कवक है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है। अनेक संधिपाद कीटकों पर बैकुलोवायरस हमला करता है। ये जैव रासायनिक नियंत्रण है, जैव विज्ञान नियंत्रण है। ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस के अंतर्गत आते हैं। इनके टाइप है ये बैकुलोवायरस के। इसका असर लाभदायक जीवों, पादप, मछली, पक्षी तथा अनेक लाभदायक कीटों पर नहीं होता, परंतु उन कीटकों पर होता है जो कीटक नुकसानदायक है, जिनके लिए स्पेशली बनाया गया है, उसी पर ये नुकसान करता है। बाकी लोगों के लिए ये सेफ रहता है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि खाद भी बनाते हैं, यानी कि ये सूक्ष्म जीव सब कुछ बनाते हैं। अब तक आपने इतना सारा पढ़ा, अभी यहाँ पर पढ़ेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, परंतु यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अतः कार्बनिक खेती करने के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, यानी उनमें केमिकल्स नहीं होते। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है लेग्यूम पादपों की मूल गंडिकाओं में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सहजीवन संबंधित करता है। यह जीवाणु वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर कार्बनिक द्रव्य के रूप में नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में बदल देता है। यहाँ पर देखिए मूल गंडिकाएँ हैं, इन मूल गंडिकाओं के अंदर ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये बैक्टीरिया वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को स्थापित करके नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में बदल देता है और खाद के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है, जिससे हमें रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य एक एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम तथा एजिटोबैक्टर मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं। यह भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर ऐसे अकेले पड़े रहते हैं और वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में बदल देते हैं। इसके अलावा कुछ कवक भी इस तरह के हैं। माइकोराइजा नामक कवक सहजीवी संबंध रखते हैं। ग्लोमस जाति, ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, जो फास्फोरस का मृदा में ही शोषण करके पादपों को प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर देखिए माइकोराइजा कवक है जो लाइकन के अंदर भी आया होता है। ऐसे संबंध अन्य प्रकार के रोगजनकों, लवणता, सूखे से भी प्रतिरोधता प्रदान करते हैं और इससे कवकों को भी लग जाता है। ये नमी प्राप्त कराते हैं और आवास, इनके बदले में आवास मिलता है। कवकों को नमी मिलती रहती है, आवास मिलता रहता है और ये खुराक भी उन पे से प्राप्त करते हैं। बदले में फास्फोरस का स्थापन करके दे देते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वातावरण में नाइट्रोजन का स्थापन करते हैं। स्वयं पोषित सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर जैविक उर्वरकों में बदल देते हैं। धान की खेती में आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन एल्गाई दिखाई देती है, वो साइनोबैक्टीरिया होता है। धान के खेत में नाइट्रोजन का स्थापन कर उनको धान के खेत में प्रदान करते रहते हैं, उनको कोई भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एग्जाम्पल हैं एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, ये नाम है साइनोबैक्टीरिया के। स्थान धान के खेत में नीलहरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा देते हैं और उर्वरकता बढ़ती है। इससे केमिकल खाद का निर्माण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।